गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू में अगले आधे घंटे तक रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ मानस जायसवाल और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए विकास सालुंके निर्मल बांग से और सुदीप शाह एसबीआई सिक्योरिटीज से जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटीज राहुल सिंह से करेंगे एक खास चर्चा। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन इससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं मार्केट्स की। कुछ शानदार मोमेंटम है इस समय। इंडेक्स निफ्टी अब 200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट की करीब ऊपर, सेंसेक्स 600 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम। और कुछ स्टॉक्स जिनमें हमने अभी अभी फ्रेश ब्रेकआउट्स पकड़े हैं, उनमें दो स्टॉक स्टैंड आउट करते हैं, पॉलीकैब और आरती इंडस्ट्रीज़। पॉलीकैब 4812 पर, अब आरती इंडस्ट्रीज 673 पर। उसके अलावा कहाँ पर अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है आज, जो उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पीएफसी, आरईसी, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, बीएचईएल, आरईसी, एलएनटी, बीपीसीएल, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर शानदार मोमेंटम। लेकिन डाउन साइड पर वोल्टास लेकर आइए एक बार, 2.5% नीचे वोल्टास। और जी एंटरटेनमेंट जिसकी बात की थी हमने, वो भी अब करीब करीब 2% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वीरो, कुछ और स्टैंड आउट कर रहा है इस समय? वोल्टास को देख के बड़ा अचंभा हुआ अनुज। कल तक कोट पहन के आ रहा था तो चल रहा था, आज आस्तीन मोल्ड तो गिर रहा है। ये भी कैसा संजोग है। ये सबसे ज़्यादा ठंड में चला, अब गर्मी आ गई। गर्मी में गिरा था पिछली बार भी, तो अब गिरने की तैयारी कर रहा है। गिरने की तैयारी करता है वोल्टास। मीनवाइल मार्केट से डे हाई, अभी निफ्टी करीब करीब 22,186 का हाई लगा के आया। निफ्टी बैंक में सुपर स्विंग था। निफ्टी बैंक का आज का सुबह सुबह का हाई था करीब 46,600 का। अब आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा पैनल है जिससे करेंगे बातचीत। कॉल्स लेते हैं पहले। फ्रेश पर्सपेक्टिव, विकास, सुदीप हमारे साथ हैं। विकास जी, आपके दो कन्विक्शन आ रही है इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा रुझान यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉरिस लैब यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट बन रहा है। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिल रहा था, आज वापस ये 408 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। ऊपर में 440 के आसपास के टारगेट यहाँ पे निकलते आ रहे हैं, और नीचे में 400 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। दूसरा रहेगा सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल में अभी लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि 584 और 580 का एक अहम सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 584 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सुदर्शन केमिकल को बाय करना है। ऊपर में 630 के आसपास के टारगेट यहाँ पे सुदर्शन केमिकल में आते हुए देखने मिल सकते हैं। सुदर्शन केमिकल आपके स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। दो ट्रेड्स आपके यहाँ पर, आपके दो ट्रेड्स हो चुके हैं, तो अब चलते हैं दूसरे दो ट्रेड्स की तरफ। बात करते हैं सुदीप जी। सुदीप जी, आपके ट्रेड क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरू जी। वीरू जी, मेरा पहला ट्रेड है बीएचईएल पर भेल। हमने देखा है कि यहाँ पे रोलोवर्स भी बढ़िया हुआ है, और साथ साथ में अगर टेक्निकली इसके स्टॉक का ट्रेंड देखें तो एक बढ़िया से अप ट्रेंड में 130 से 240 के बीच में स्टॉक ने फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक अच्छा अप ट्रेंड में था। उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन मोड पे चला गया था रिजल्ट्स के बाद, और अब यहाँ से 10 और 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 225 226 के आसपास है, वहीं से सपोर्ट लेके आज ये ब्रेकआउट दे रहा है कंसोलिडेशन में से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 232 के स्टॉप लॉस से 244 का टारगेट बीएचईएल में आ सकता है। और मेरा दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। अब एक मिड कैप के साथ मुझे लग रहा है ऐसे मार्केट में एक लार्ज कैप का साथ में रहना जरूरी है, और जो ये सबसे पिछले कुछ दिनों में आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेंड रहा है, आउट परफॉर्मेंस रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है ब्रेकआउट का, और 1045 के स्टॉप लॉस से 1110 के टारगेट मुझे लग रहा है आने वाले कुछ सत्रों में यहाँ पे हम देख पाएंगे। ओके, तो आपके आईसीआईसीआई बैंक हो गया, बीएचएल हो गया। आज आशीष वर्मा जी के गृह निवास की कंपनी बीएचएल अच्छा करती हुई 4.25% ऊपर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करती हुई। अब चलते हैं बाकी दो कॉल्स पे। अब ये बीएचएल एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेके आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए एक बार डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। जो आपको क्या होता है ना, ये पुट राइटिंग के स्टैट्स इंडिकेट कर रहे हैं, जिस प्रकार से 1000 से 1070 के बीच में पुट राइटिंग हो रही थी, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ये आज कुछ करने के फिराक में है। 1.5% ऊपर। प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरू जी, मेरी फर्स्ट पिक होगी गुजरात गैस। यहाँ पे एक अच्छी बेस बनी हुई है और 20 दिनों के एवरेज पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 560 560। जो टारगेट होगा वो 600 से लेके 610 के रेंज में होगा। और नेक्स्ट पिक होगा एफएमसीजी से नेस्ले। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो 2570 2570 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 2675 2675 का टारगेट देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, गुजरात गैस यहाँ पर एक बाय कॉल।
610 के टारगेट, 560 के स्टॉप लॉस, और दूसरा नेस्ले बोला शायद, नेस्ले इंडिया इस समय 2613 पर। मानस, आपकी फ्रेश पिक्स? अनुज जी, सबसे पहले तो टाइटन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। टाइटन में अगर आप देखें तो लोअर लेवल पे 3600 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। इंटरडे चार्ट पे आज एक ब्रेकआउट है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 3635 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 3790 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाइटन में। दूसरा स्टॉक जिंदल स्टील है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, तो यहाँ पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 779 के नीचे लगाइए और टारगेट 825 के सेट करिए। ओके, अच्छा एक बार जरा निफ्टी आईटी लेकर आइए। थोड़ा सा मार्केट में जो थोड़ा सा हायर लेवल पर हल्का सा अगर किसी ने दबाव डाला है तो वो आईटी है, और उसमें इन्फोसिस इन पर्टिकुलर। इन्फोसिस रिलेटिवली वीक रहा है कंपेयर टू टीसीएस, और अब इन्फोसिस देखिए इस समय डे लो पर आकर वापस काम कर रहा है। प्रशांत जी, कुछ व्यू बन रहा है क्या इन्फोसिस पर? ऑल ऑफ ए सडन इसने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया स्क्रीन पर। अनुज जी, दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके चार्ट को देखें तो ये दोनों तरफ स्विंग कर रहा है काफी वक्त से, यानी ये दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर रहा है, आइदर लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है तो आपका स्टॉप लॉस 1640 ये होना चाहिए, 1640। और फ्रेश बाइंग कब करनी चाहिए, तो इसको एक बार 1700 के ऊपर जाने दीजिए, तब एक डिसिसिव ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद आप फ्रेश बाइंग कीजिए। फिलहाल सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए 1640 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। निफ्टी आईटी 37,831 पे अनुज ने मार्क किया था। आरईसी पीएफसी का कॉम्बिनेशन लगभग 9:45 बजे के आसपास, वो अभी भी ठीक ठाक कर रहा है। और एमसीएक्स कल की मेरी ऑप्शंस की रीडिंग में और फ्यूचर्स की रीडिंग में मार्क हुआ था, दैट्स एट 3859। मानस, कल आपको याद होगा मैंने इसका उल्लेख किया था मॉर्निंग अपनी क्लोजिंग कमेंट्री में। जी जी, इसकी प्लेसमेंट 38-30 पे कैसी लग रही है आपको? क्योंकि अब ये मतलब स्ट्राइक कर रहा है वो फरवरी फर्स्ट वीक के प्राइस क्लस्टर को, जिसने काफी टर्बुलेंस दी थी इस स्टॉक को। अभी भी आपका ब्रेकआउट जी, तो देखिए ब्रेकआउट तो ऑलरेडी देखने को मिल गया है। मेरे को समझना है कि शायद जो पिछला हाई 3990 का था, स्टॉक इसको इस बार उसको ब्रीच कर सकता है, और अगर उसको ब्रीच करेगा तो उसके ऊपर कम से कम 200-250 पॉइंट का और रैली और देखने को मिलेगा। आई थिंक इस ट्रेड को ऑप्शन के थ्रू लेना बेहतर रहेगा। 3900 का कॉल ऑप्शन एमसीएक्स से लिया जा सकता है। 154 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। अब एक पोजीशन ट्रेड होगा 99 के स्टॉप लॉस से। आप इस ऑप्शन में एक ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके टारगेट 250 के आसपास के होंगे। एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ मैं यहाँ पे जो कि अच्छा कर रहे हैं इसमें, और मूव अच्छा है। एक बार आप लेके स्क्रीन पर रखिएगा मेट्रोपोलिस। हालांकि ट्रेडेबल नहीं है, बट जिसे कहते हैं ना, आई मीन पूरा सेकेंड ऑफ फेब इसने पेन देखा वर्सेस 1820 के हाई रिट्रेसमेंट हुआ करीब 200 डेमा तक का, 5018 तक का, और वहाँ से एक पुल बैक है 1653। बट आई थिंक मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भी इस प्राइस 1650 से लेकर करीब 1680 के बीच में इसके मल्टीपल मूविंग एवरेजेस गिरते हुए, और 1020 और क्या अच्छा कर रहा है स्क्रीन पे। एंड दैट्स आई थिंक एक स्टॉक और, दैट्स बजाज ऑटो एक बार फिर से 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को रीगेन करके ट्रेड करता हुआ। विकास, आपका टेक बजाज ऑटो पे 8085? देखो, जिस हिसाब से बजाज ऑटो में हमने लास्ट कुछ दिनों में एक डाउन साइड में 2-3 दिन में जो रिट्रेसमेंट देखा था, वहां से वापस एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। यहाँ से मुझे लगता है वापस ऊपर की तरफ 8,200 8,400 की अपसाइड में एक वापस मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 7890 7870 एक नीचे की तरफ एक बेस बना चुका है, तो उस सपोर्ट से इसमें बाय कर सकते हो। ऊपर में 8240 और उसके बाद 8400 के आसपास की रेंज इसमें आते हुए देखने मिल सकती है। अच्छा, एक बार टाटा मोटर्स पे लेकर आइए जरा। टाटा मोटर्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, और फिर एक फ्रेश, आई थिंक ये फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा टाटा मोटर्स का। जिस तरीके से टाटा मोटर्स के पैटर्न्स बने हैं यहाँ पर, टाटा मोटर्स में एक फ्रेश व्यू इस समय। सुदीप, आपका कोई व्यू है क्या टाटा मोटर्स पर?
जी अनुज जी, अनुज मुझे लग रहा है जो हिसाब से टाटा मोटर्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है कि हमने देखा है कि पिछले ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से हम देखें तो यहाँ पे 910 और 950-55 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, और ये पिछले 2-3 दिन में ही ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे एक फ्रेश अपसाइड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो तेज है और शॉर्ट टर्म में भी वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हिसाब से 10 और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है जहां से सपोर्ट लेके स्टॉक चल रहा है, तो 946 947 के स्टॉप लॉस के साथ अगर एक पोजिशनल ट्रेड लिया जाए यहाँ पे, तो 1020 1040 के लेवल्स भी मुझे आने वाले 5 से 7 सत्रों में यहाँ पे ये स्टॉक में नजर आ रहे हैं। बस मीनवाइल निफ्टी रखिएगा 22,193 डे हाई पर आता हुआ, यस डे हाई पर, और ये वो पॉइंट है जहां से हम परसों फिसले थे, और इनिशियली लगभग 22,222 की ट्रैजेक्टरी से अब हम ऑलमोस्ट उसको स्ट्राइक करते हुए एक बड़ा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एक बड़ा स्टॉक HDFC बैंक दोनों देख लेते हैं। और मैं रिलायंस को इस वक्त इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ, इंडेक्स का हैवी वेट भी है, प्लस मिनट चार्ट पे 5 मिनट चार्ट पे अब अपनी लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आता हुआ। प्रशांत, आपकी रीडिंग रिलायंस पे इस वक्त? यहाँ पे एक स्क्वीज हो रहा है और एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो 3 दिनों का लो बना है वो 2900 का है, डॉट एग्जैक्टली राउंड नंबर सपोर्ट लिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 2900 पे पोजिशनली, और यहाँ से बाय किया जा सकता है। आपका टारगेट 1 जो होगा वो 3000 का होगा। अगर हम स्विंग आए देखे जस्ट 3000 के जस्ट इस दिन बना हुआ था, मुझे लग रहा है उसी को टारगेट 1 रखिए। बट ओवरऑल ये स्टॉक मुझे लग रहा है इस सीरीज में शायद 3040 3050 ये लेवल्स कंफर्टेबली दिखा सकता है। रिलायंस यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम इस समय और मार्केट को क्लियरली सपोर्ट करता हुआ ये स्टॉक। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ टाटा म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटीज़ राहुल सिंह जुड़े हैं। टाटा AMC के लिए फ़ंड मैनेज करने वाले राहुल सिंह के पास 27 साल से ज़्यादा का अनुभव है। टाटा AMC से पहले भी वो एक काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं। टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज़ फंड, टाटा मल्टी कैप फंड जैसे फंड तो वो खुद ही मैनेज करते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि मार्केट्स को लेकर इस समय क्या नज़रिया बन रहा है और कहाँ पर वो निवेश के मौके देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग राहुल जी, सबसे पहले आपको, क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड में इक्विटी टीम को लीड करते हैं, सबसे पहले मैं आपसे भी व्यू जानना चाहूँगा जो हमने कल भी बात की थी, ये जो अभी एम्फी का रीसेंट डायरेक्टिव आया है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को लेकर, उससे आप कितने सहमत हैं? क्योंकि एक इंडस्ट्री डिवाइडेड लग रही है, आप उससे कितने सहमत हैं और आपका क्या व्यू है इस समय मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इनफ्लोज को लेकर? देखिए, हमारी स्मॉल कैप फंड में हमने जुलाई के लगभग लमसम रिस्ट्रिक्ट कर दिया था या स्टॉप कर दिया था। हालांकि SIP STP जारी है। जहां तक स्मॉल और मिड कैप के फंडामेंटल्स का सवाल है, देखिए इकॉनमी जो है वो ब्रॉड बेस हो रही है, और हमारा जो अगर आप GDP का भी डेटा देखें तो इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल जिस तरीके से हो रहा है उसमें ज़्यादातर करके मिड एंड स्मॉल कैप्स ही अच्छा करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं, उन सेक्टर की जो कंपनीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट साइकिल से इफेक्ट होती है, जिनका बेनिफिट होता है, वो ज़्यादा मिड एंड स्मॉल कैप में पाए जाते हैं। तो अगर मैं 3 से 5 साल का व्यू लूँ तो जो हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट साइकिल में वो बहुत ही एक्साइटिंग है, और जो ब्रॉड बेसिंग हमने देखा है मार्केट में, हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, और थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है, और थोड़ा सा शायद लार्ज कैप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो या रिस्क रिवॉर्ड उनका ज़्यादा लग रहा हो। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो जो हमें आज दिख रहा है इकोनॉमी में, उस हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म में। तो एक हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा हमें पोर्टफोलियो रीबैलेंस थोड़ा लार्ज कैप की तरफ, फिर वापस मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ, तो वो हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो हम एनीवे कर रहे हैं वैल्यूएशन को वैल्यूएशन के नज़रिए से। लेकिन जहाँ तक फंडामेंटल का नज़रिया है, आई थिंक इस बार जो हमने ब्रॉड बेसिंग देखी है मार्केट में, उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस भी है और इकोनॉमिक लॉजिक भी है। तो वो लॉजिक मुझे लगता है इज़ व्हाट वी शुड फॉलो, और बाकी सब जो है वो नॉइज है।
एंड आई थिंक एज लॉन्ग एज कि हम लोग अपना वो इकोनॉमिक लॉजिक फॉलो कर रहे हैं और वैल्यूएशन का एक डिसिप्लिन रख रहे हैं, जो कि हमारा एज अ फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, तब तक मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को हम अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये चीज़ तो खैर आपने हाईलाइट कर दी। तो इस समय आपकी क्या मेन थीम्स हैं? कहाँ पर आप इस समय फ्रेश पैसा ज़्यादा डिप्लॉय करने के मूड में हैं? देखिए, जैसा मैंने बोला, जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया या रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल साइकिल जो है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है अभी भी, क्योंकि फंडामेंटल्स वहाँ पे चीज़ें भी उसमें सामने आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। एक्सपोर्ट मार्केट सेक्टर हो गया जो कि हमें पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं 5 साल या 10 साल का व्यू देखूं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी में मैं आपको दूसरी जो सेक्टर हमें अच्छी लग रही है वो इस नज़रिए से कि और जो नेगेटिव्स थे वो सबको पता है, और जो बैंक्स में मुझे लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी है, और कुछ हद तक पीएसयू बैंक्स में भी आई थिंक थोड़ी। जो तीसरा सेगमेंट है जिसमें कि हमें एक सिक्लिकल रिवाइवल दिख रहा है कि एक प्राइसिंग की वो अब इम्प्रूव हो रही है, और वो सेक्टर है फार्मा, जहाँ पे हमें लगता है कि हमने ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट देखा है पिछले 1 साल में। आपने देखा होगा कि सेक्टर अच्छा किए हैं और स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा, कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छा किए, लेकिन वो मुझे लगता है और 2 साल कंटिन्यू हो सकता है। तो ये जो है 2-3 पॉकेट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके क्वेश्चन के संदर्भ में। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव काफ़ी पॉजिटिव व्यू है यहाँ पे आपका। राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी आपकी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई और उनके आप आंकड़ों से मतलब काफ़ी व्यू जो निकल के आ रहे हैं, उसमें आप आईटी और रूरल कंजम्पशन पे अभी तक न्यूट्रल हैं। आईटी के इस बार के नंबर्स आपको कैसे लगे, और यहाँ पर ये इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। आईटी और रूरल कंजम्पशन, इस पर आपका व्यू अभी न्यूट्रल इस परिस्थिति में क्यों है, और आप इसमें कब तक एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? आईटी में देखिए, आईटी एक ग्लोबल प्ले है, और जब इंडिया में इतनी एक्टिविटी हो रही है और डोमेस्टिक इकोनॉमी में इतनी सारी चेंजेस हो रही हैं इन्वेस्टमेंट साइकिल को लेके, तो एक नेचुरली एक आईटी, क्योंकि आईटी ग्लोबल प्ले है, आपका कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस कम हो गया है उस हिसाब से। बट आईटी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, एंड मुझे लगता है कि कंपनीज हमारी काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं, तो हमेशा बाउंस बैक करती है आईटी सेक्टर। हालांकि मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर जो हमने कोविड के दौरान जो ग्रोथ रेट देखी, वो ग्रोथ रेट तो वापस नहीं आने वाली है। तो हो सकता है अगले साल, इस साल तो खैर काफ़ी वीक गया है, लेकिन अगले साल हो सकता है 10 से 12% ग्रोथ कुछ कंपनीज अचीव कर पाएं, कुछ 15 कर पाएं, लेकिन हम उसी रेंज की बात कर रहे हैं। तो जब हम उस रेंज की बात कर रहे हैं और वैल्यूएशंस जो हम देख रहे हैं, तो वो हमें फेयर वैल्यू पे लग रही है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम अगर फेयर वैल्यू पे कोई स्टॉक या कोई सेक्टर लेते हैं तो हमें फेयर रिटर्न्स ही मिलती हैं, हमें रिटर्न्स मार्केट से ज़्यादा या मार्केट से कम नहीं मिलेंगी। तो ये आईटी अभी उस टाइप का सेक्टर लग रहा है जहाँ की उम्मीद तो है इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन वैल्यूएशन को देखते हुए लगता है कि जितनी उम्मीद है उतनी रिटर्न्स भी बनेगी, उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बनेगी। सो इस हिसाब से मैं बोलूँगा एक स्टेबल सेक्टर के तरीके में की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, और हम उसको उस सेक्टर की जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा अल्फा मिल सके यहाँ पे। ओके, और जहाँ तक रूरल कंजम्पशन की नहीं है, अभी भी मुझे लगता है कुछ वक्त लग सकता है। तो अभी एफएमसीजी पर आपका व्यू क्या है सर एग्जैक्टली? क्योंकि इस बार के हमने जो नंबर्स देखे उसमें 1-2 कंपनियां तो अच्छा कर गई, बट मोर और लेस हर कंपनी जो है वो जो, क्योंकि रूरल के वॉल्यूम्स बहुत अच्छे नहीं हैं, वो स्ट्रगल कर रही थी। ओवरऑल उनकी वॉल्यूम्स फिगर आई मीन काफ़ी ख़राब थी। फॉर इंस्टेंस HUL। तो एफएमसीजी पे आपका व्यू पॉजिटिव कब तक होगा? क्या आप लोग हैं यहाँ पे कमिटेड थोड़ा सा, या फिर बिल्कुल ही कंप्लीटली अवॉइड कैटेगरी में है ये?
नहीं, देखिए एफएमसीजी का जो सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है, अगर ग्लोबल या रूरल या अर्बन इकोनॉमी में इतनी एक्टिविटी हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जाके रूरल इकोनॉमी को भी इसका फायदा होगा, लेकिन लैग से फायदा होगा। खुद ब खुद कंजम्पशन अपने आप से नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि पेनिट्रेशन भी कुछ प्रोडक्ट्स का काफी हाई हो गया है, कुछ कंपटीशन भी आ गई है। जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें अनलिस्टेड कंपनीज D2C ब्रांड से भी काफी कंपटीशन हो रहा है, तो हर चीज का एक मिला जुला इम्पैक्ट आ रहा है एफएमसीजी कंपनीज पे। और जब तक ये रूरल इकोनॉमी या रूरल कंजम्पशन ओवरऑल इंक्रीज नहीं होती है, तब तक इनको शायद ज्यादा फायदा ना हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़ी लैग से रूरल इकोनॉमी में भी रिकवरी आनी चाहिए। अब वो लैग 3 महीने में हो या 6 महीने हो, 12 महीने में हो, ये हम वॉच करते रह रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही अवॉइड कैटेगरी में है, क्योंकि हम लोग उस पॉइंट्स के करीब होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ रिलेटिवली हमें जहाँ रिटर्न्स दिख रही हैं, वो अभी एफएमसीजी में तो उतनी नहीं दिख रही है। मार्केट में तेज़ी बढ़ रही है मीनवाइल, और अच्छा मोमेंटम अब इस समय यहाँ पर काफ़ी, इनफैक्ट निफ्टी अब 22,200 के करीब और बैंक निफ्टी 46,578। राहुल जी, मार्केट और इलेक्शन, इसमें काफ़ी कोरिलेशन होते हैं, हालांकि सिर्फ नियर टर्म के लिए, और क्योंकि अब ये इलेक्शन ईयर है और अब काफ़ी क्लोज हैं इलेक्शन अनाउंसमेंट से, क्या मार्केट में कोई इस चीज़ को लेकर रिस्क है, या फिर क्योंकि मार्केट काफ़ी हद तक प्राइस इन कर चुका है कंटिन्यूटी को? यस, मैं यही बोलूँगा कि मार्केट, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो प्राइसिंग कर चुका है। देखिए, रिस्क तो काफ़ी चीज़ें, हमेशा रिस्क तो रहती हैं, लेकिन आप कितना प्राइसिंग क्या कर रहे हो, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ही ज़्यादा बता पाएंगे कि इलेक्शन के बारे में उनकी क्या राय है। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट तो कंटिन्यूटी प्राइसिंग कर रही है। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मंत्रणा में, इस बातचीत में आज शामिल हुए। अब मैं अभी ये नहीं कह सकता कि आपको हैव मतलब वंडरफुल एंड नेक्स्ट नाइस वीकेंड, क्योंकि अभी आपको कल भी काम करना है सर। शनिवार भी, कल हमारा बाजार खुल रहा है, तो आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा खासा हो और आप शनिवार भी एंजॉय करें मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मार्केट से डे हाई और निफ्टी आईटी, बस इसने थोड़ी सी, अगर आप देखें, गुंजाइश छोड़ दी अनुज, अदरवाइज सेटअप बहुत अच्छा था। बस ये निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा आज वो हिचकिचाहट थोड़ी सी यही दे रहा है, बाकी सब ठीक है। आज है वीरो, देखिए ये सब होता है। आज मार्केट का व्यू जो है वो रिस्क ऑन है, तो इसके लिए मार्केट बैंकों में फोकस्ड है, रिलायंस पे फोकस्ड है, मार्केट पीएसयूज पर फोकस है, तो आईटी नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि आज थोड़ा सा आईटी में आपको हो सकता है कि इतना मूव ना दिखे, लेकिन बाकी के सारे जो इंडेक्स और स्टॉक्स हैं उसमें अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट स्ट्रांग बहुत है वीरू, 500 पॉइंट अब बैंक निफ्टी ऊपर है, और सेंसेक्स में मुझे आज ट्रेंड डे लग रहा है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, आज ट्रेंड डे लग रहा है। 73,186 पर आ चुके हैं हम। सेंसेक्स के कॉल ऑप्शंस ऑलरेडी 300-400% ऊपर हैं। मुझे लग रहा है कि आज वो वाला दिन हो सकता है जिसमें कुछ ऑप्शन 700, 800, 900% जो ऊपर चले जाते हैं ना, वो उस टाइप का आज डे लग रहा है। क्योंकि मार्केट को अगर गिरना होता ना, अब तक गिर चुका होता मार्केट, तो बिल्कुल भी गिरने को तैयार नहीं है वीरू। हिचकिचाहट नहीं है, बस आज एक ट्रेंडिंग डे साबित होता हुआ 22,194 मार्केट से डे हाई। और कुछ स्टॉक्स जिनकी हमने स्पॉटिंग इस कार्यक्रम में की गई थी, उसमें मेटल सबसे पहले थे, और जनाब बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। एक अनुज ने स्पॉटिंग की थी पॉली कैप की, इट्स एट 4802, इस पर नजर रख के चलिएगा। इसके पैटर्न डायरेक्टर साहब इसका आज इसका OI एडिशन लेके आइए, क्योंकि ये वो स्टॉक है जिसने एक ऐसा इवेंट देखा था जो कि आई थिंक लाइंड अप नहीं था। आई मीन, कई बार क्या होता है ना, अर्निंग्स आने वाली हैं, ठीक है, अच्छी बुरी अर्निंग्स आती हैं, स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा इवेंट था जो कि ऑलमोस्ट, अगर आप देखें, आया, सरप्राइज करके गया आपकी स्क्रीन पे। ये प्राइस जो है आपकी स्क्रीन पे आज इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। बैंक निफ्टी डे हाई पर 46,611 पे। एक बार आप HDFC बैंक पे ले आइए चलते चलते। HDFC बैंक क्या कर रहा है? डायरेक्टर साहब, मेहमान कौन कौन से हमारे साथ इस वक्त? HDFC बैंक करीब करीब 1411 पे ना, ये नहीं, इट्स ICICI बैंक, ओनली ICICI बैंक जो कि डिलीवर करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ, इट्स 1073 एट डे हाई।
इसकी कोई विकास स्ट्राइक पकड़ी है क्या आपने मार्च की, जिसमें पैसा बन जाए? देखो आईसीआईसीआई बैंक में कह सकते हैं कि 1070 जो इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन फेस होते हैं देखने मिल रहा था, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मूव कंसीडर होगा। 1100 के ऊपर के जो लेवल्स है वहां तक एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है 1100 के कॉल के लिए भी यहाँ पे आईसीआईसीआई को बाय कर सकते हैं, जहाँ पे एक अच्छा मूव कंसीडर होते हुए देखने मिलेगा। और लास्ट कुछ दिनों में इसी रेंज में अटका हुआ था ये काउंटर, अभी यहाँ से एक नई रेंज निकल के आएगी 1100, उसके बाद 1130 के आसपास की रेंज यहाँ पे आईसीआईसीआई में ओपन होते हुए देखने मिल सकती है, जो न्यू हाई की तरफ ये इसको कैरी करते हुए लेके जाएगा। विकास जी, सुदीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी भी आ गए हमारे साथ स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। और आज जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि एक वन वे तेज़ी के आज संकेत थे और मार्केट अब उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और यहाँ से 200-250 पॉइंट ऐड कर दे। 500 पॉइंट ऊपर है हम बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 225 पॉइंट ऊपर। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम आज ही ऑल टाइम हाई जड़ दें। तो फ्राइडे है, इससे अच्छा दिन मिलेगा नहीं ऑल टाइम हाई जगह। आज लार्ज कैप का दिन भी है। आज लार्ज कैप का दिन है। लार्ज कैप में तो अच्छा मोमेंटम है, लार्ज कैप अच्छा चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 22,200 पे तो चल ही रहे हैं। 22,200 पे हैं, 22,298 है हमारा हाई। 100 पॉइंट से कम रह गए अब हम। आज बनेंगे क्योंकि जीडीपी के नंबर बहुत बुलिश है। जीडीपी नंबर्स बहुत अच्छे, क्योंकि जीडीपी का 2% मतलब सरप्राइज था ये किसी के लिए भी। बिल्कुल। और वही मैं कह रहा हूँ कि ना कई बार ना हम छोटी मोटी चीज़ों को लेकर निट पिकिंग करते हैं कि नहीं उसमें ये था वो था। अरे हेडलाइन नंबर है और उसके जो रिवाइज हुए जो आपके दो नंबर, मैन्युफैक्चरिंग का नंबर देखिए आप। आज क्यों चल रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स, ये सारे के सारे मेटल्स, कैपिटल गुड्स, ये सब इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि जो जीवीए को लेकर के लोग कह रहे थे ना कि उसमें आप देखिए टैक्स कलेक्शन हमारा 27% इनडायरेक्ट टैक्स ग्रोथ बढ़ा है। पूरी इकॉनमी फॉर्मलाइज हो रही है, ये बात लोग समझ ही नहीं रहे। नाम नहीं लूंगा, किसी शर्मा जी ने कहा था कि 5% भी अचीव करना मुश्किल होगा। वो शर्मा जी देख रहे होंगे ये नंबर आज। नहीं वो हम सब जानते हैं, आप नाम ना भी ले तो भी एक चीज, इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो। इंडियन इकोनॉमी को ट्रैक करने से पहले आप ये सोचिए कि हमारी आधी से ज़्यादा इकोनॉमी आज भी फॉर्मल नहीं है। अब वो जीएसटी वगैरह सब आने से फॉर्मलाइजेशन होगी तो नंबर में रिफ्लेक्ट होगा। कितने लोगों ने कितनी बात कही थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। देखिए आप हो सकता है बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है आप जब पॉलिटिशियन बन जाते हैं ना तो फिर वो आपका व्यू उस चीज़ को कलर करता है। करेक्ट, फैक्ट है ये फैक्ट है। अगेन ठीक है, वेल रिस्पेक्टेड नेम, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई उसको इकोनॉमी को पढ़ने में, इस चीज़ को मान लीजिए। बिल्कुल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मैं तो कह रहा हूँ देखो एक महीने में 3-3, 4-4 फैक्ट्रियाँ ऑनलाइन हो रही हैं। ये प्राइवेट कैपेक्स ही है। और आज भी सुबह आशीष सिटी में कोई कंपनी तो उसने भी अपनी नई कैपेक्स को ऑनलाइन कर दिया है। तो खैर ये बहुत ही दमदार रैली। और आज मैं भी बिल्कुल आपके साथ हूँ कि आज न्यू हाई हम लोग फिर से देखेंगे इसमें, लेकिन मन में आपके सवाल भी तो होंगे, उन सब के जवाब देंगे हम लोग ट्रेडर्स हॉटलाइन में। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।